दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टूडेंट्स जर्नी चैनल पर। जैसे कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग 8वीं कक्षा से इतिहास, भूगोल, विज्ञान सभी सब्जेक्ट का अध्यायवार प्रमुख प्रश्नोत्तरी एवं सार के साथ अध्ययन करेंगे और उससे जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स आएंगे उसका हम चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि पैदल चलना जरूरी है। बिना पैदल चले हुए अर्थात बेसिक को क्लियर किए हुए सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी मंत्र को याद रखते हुए पैदल चलना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय जो तीसरा अध्याय है, इसको अगर हम देखते हैं तो इस अध्याय का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ और जब आधिपत्य स्थापित कर लिया तो फिर वो ग्रामीण क्षेत्र पर भी शासन प्रारंभ करने लगा। और उसका शुरुआत किया किस तरह से देखते हैं तो इसको कुछ प्रमुख तथ्य को पहले देखते हैं कि 1765 में, जैसे कि अध्याय 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कई युद्ध के बाद में, खासकर बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो भारत पर एक तरह से उसकी जो राजनीतिक पकड़ है वो मजबूत हो गई या नींव पड़ गई। और उसी के बाद में 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। दीवानी अधिकार मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो राजस्व का जो वसूलने का जो अधिकार है उसको प्राप्त हो गया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यानी कि जमींदारी प्रथा लागू किया गया था। उसी तरह से 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों की तरह जबरदस्ती वहाँ के किसानों को, बंगाल के किसानों को बिहार के किसानों से नील की खेती करवाया जाता था। और उससे क्या हो रहा था कि इनकम कम हो रहा था, कृषि की जो भूमि है वो बंजर होती जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो बगान मालिक थे वो खेती करवाते थे। इसी से ये विद्रोह, नील विद्रोह हुआ। और बिहार में जो चंपारण का क्षेत्र था वहाँ तिनकथिया प्रथा था, वो उसको उस शोषणकारी जो प्रथा को समाप्त करने के लिए वहाँ चंपारण आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। तो 1860 में यहाँ देखते हैं तो नील आयोग का गठन किया गया था और उसकी जांच सिफारिश के आधार पर फिर आगे निर्णय लिया गया। और इस जो अध्याय है इसका जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हम देखते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, टॉमस मुनरो है और हॉल्ट मैकेंजी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी प्रथा को लागू करने के लिए फेमस है। थॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला था और हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला था। अब पिछले अध्याय में हम लोग ये भी चर्चा कर चुके हैं कि अस्थायी बंदोबस्त क्या है। तो अस्थायी बंदोबस्त यानी कि जमींदारी व्यवस्था, ये जमींदार को ही अंग्रेजों ने भूमि का मालिकाना हक दे दिया था और उसका जो राजस्व था वो 11/9 भाग, 11/10 भाग अंग्रेज ले लेते थे और 10% जो है जमींदारों को छोड़ दिया जाता था। और इसी कारण जमींदार जो अधिक से अधिक राजस्व को बचाने के लिए किसानों का दोहन करते थे, शोषण करते थे और उसके जमीन को नीलाम कर देते थे। टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था की जहाँ तक बात करते हैं तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ जो किया गया था वो मद्रास प्रेसिडेंसी जो है उसके 12 महल एक क्षेत्र है वहाँ 1792 से किया गया था। और उसकी शुरुआत करने वाला था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में। बाद में 1820 में मद्रास का जब गवर्नर बना सर टॉमस मुनरो, उसके द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो शुरुआत तो किया कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, लेकिन इसको बृहद पैमाने पर लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो सर टॉमस मुनरो था। और उसके बाद जो देखते हैं कि एक महल वाली व्यवस्था था। रैयतवाड़ी में क्या, रैयत को ही यानी कि किसानों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया था और वो डायरेक्ट अंग्रेजों को कर देते थे। हॉल्ट मैकेंजी क्या किया, इसने महलवाड़ी व्यवस्था को लाया और इसमें एक महल को यानी कि गांव को ही एक बना देता था इकाई और पूरे गांव से कलेक्ट करके एक जो उसका जो प्रधान होता था वो अंग्रेजों को कर दे देता था। तो इस तरह से अलग अलग जो अंग्रेज आए उनका अलग अलग तरीके से देश में राजस्व वसूलने का तरीका है। और लेकिन सभी का एक ही मकसद था, अधिक से अधिक किसानों को लूटना, देश को लूटना और अंग्रेजी शासन को राजस्व वसूल करके देना।
अगला देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? कॉर्नवालिस लागू किया था, और ये 1786 से 93 और 1805 में गवर्नर जनरल भारत का रहा था गवर्नर, और इसके समय पहली बार जो है समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया था। और ये अपने कॉर्नवालिस कोड जो 1793 में लाया था, जिसको पृथक शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत का नाम से जानते हैं, ये इसी के दिन था। इसी के समय में पहली बार पुलिस थाना की स्थापना किया गया, एक दरोगा का इसका इंचार्ज बनाया गया। कंपनी के व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दिया गया था, और जमींदार जो इसको मालिक बनाया गया था जमीन का, और उसको राजस्व का 90% अंग्रेज के लिए और 1/11वां भाग यानी कि 10% अपने पास रखने के लिए व्यवस्था किया था। अस्थाई बंदोबस्त की जो योजना था वो सर जॉर्ज शोर बनाया था, सर जॉन शोर बनाया था, लेकिन इसको लागू किया था कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया था, और किसान बस मजदूरी करने के लिए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित था? ये रैयत यानी कि किसानों से सीधा समझौता। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किया था, लेकिन इसकी शुरुआत किया था 1792 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था, और बाद में 1820 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में ये लागू किया था टॉमस मुनरो। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? महलवाड़ी व्यवस्था का प्रवर्तक था हॉल्ट मैकेंजी, और इसने एक महल को ही, गांव को ही इकाई मान लिया, और उसी से कर राजस्व को वसूलना जिम्मेदारी दे दिया वसूलने का। महलवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः कहाँ लागू किया गया था? तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो था और पंजाब, इन क्षेत्रों में लागू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेज किसानों से अधिक राजस्व क्यों वसूलना चाहते थे? ताकि अधिक से अधिक कंपनी का लाभ बढ़े और अधिक से अधिक राजस्व वसूल करके इंग्लैंड भेजा जा सके। नील की खेती से सबसे अधिक लाभ किसे हो रहा था? तो नील की खेती से सबसे अधिक अंग्रेज नील का जो बगान मालिक था उसी को सबसे ज़्यादा लाभ हो रहा था, और इसलिए वो ज़बरदस्ती खेती करवाता था। किसानों ने नील की खेती का विरोध क्यों किया? तो नील की खेती से भूमि की उर्वरता घट रही थी, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, और उसकी जो व्यवस्था थी बढ़ती जा रही थी। इस कारण से नील की खेती का विरोध करना मजबूरी हो गया था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह बंगाल में। नील विद्रोह की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? नील आयोग की जांच के लिए नील आयोग का गठन किया गया था 1860 में। रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान, खेती करने वाला। अस्थाई बंदोबस्त का सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? जमींदार को मिला, क्योंकि वो मनमानी तरीके से लूट कर रहे थे किसानों से अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। यदि जमींदार समय पर कर नहीं देते थे तो क्या होता था? उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। जमींदार को जमीन का मालिक बनाया गया था, लेकिन उनके लिए भी राजस्व जमा करने का एक समय निर्धारित किया गया था, जिसको सूर्यास्त या सनसेट पद्धति के नाम से भी जानते हैं, जिसके तहत है कि उस निर्धारित समय के बाद अगर कर जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। नील दर्पण किस विषय पर आधारित प्रसिद्ध नाटक है? तो नील दर्पण नील के जो किसान हैं उनकी पीड़ा पर आधारित है, और नील दर्पण दीनबंधु मित्र का प्रसिद्ध नाटक है। कंपनी ने किसानों को नकदी फसल उगाने के लिए क्यों प्रेरित किया? क्योंकि यूरोप में निर्यात और अधिक लाभ के लिए। नकदी फसल से जल्दी उत्पादन होता था और इससे ज़्यादा फायदा होता था। कंपनी यूरोप में निर्यात करता था इसका, और अधिक लाभ कमाने के लिए नकदी फसल उगाना चाहते थे। यहाँ उत्पादन करता था, उसका बिक्री इंग्लैंड में किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी है? तो जो दिया गया उसके हिसाब से तो नील ही है। रंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता था, और इसका उपयोग जो है वैल्यू घटा कब? जब जर्मनी में कृत्रिम रंगों का आविष्कार हो गया था, उसके बाद से इसकी मांग में कमी आ गया।
इसकी अध्याय का मुख्य संदेश क्या माना जा सकता है? तो इस अध्याय का जो मुख्य उद्देश्य संदेश है, अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीतियों और नील की खेती ने किसानों का व्यापक शोषण किया। फलस्वरूप किसान मजबूरी में विरोध और विद्रोह किए और अंततः अपने जो शोषण है उससे मुक्त। कुछ अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉइंट देखते हैं तो 1765 में दीवानी अधिकार मिला, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त मिला, 1859-60 में नील विद्रोह, 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट में जमीन का मालिक जमींदार होता था, रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक किसान को बना दिया गया और महलवाड़ी में गांव जमीन का मालिक पूरे गांव को महल को बना दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों अध्याय 3 समाप्त हो गया। धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इस अध्याय को अपने से फिर से अध्ययन करें और 5 मिनट फिर जो प्रमुख तथ्य है उसको स्मरण करें, बहुत काम आएगा, अस्थायी रूप से काम आएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में चौथे अध्याय के साथ।